जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो में सिकंदर के बारे में समझता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में घनानंद के बारे में बताया था कि जब घनानंद का शासन मगध में चल रहा था उसी समय सिकंदर मगध पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। तो सिकंदर कौन था और मगध पर आक्रमण करने के लिए वो किस रास्ते से आ रहा था और क्या मगध पर आक्रमण किया कि नहीं किया, इस बात को हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिकंदर के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो सिकंदर था वो यूनान का रहने वाला था। और सिकंदर का जन्म, अगर मैं सिकंदर की जन्म की बात करूं तो इसका जन्म 356 बीसी में, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मेसोडोनिया में हुआ था। मेसोडोनिया, सिकंदर का जन्म 356 बीसी में मेसोडोनिया में हुआ था, जो कि यूनान में पड़ता है। अगर हम सिकंदर के पिता का बात करें तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, जो कि ये भी मेसोडोनिया के ही शासक थे। मेसोडोनिया के शासक थे, मेसोडोनिया के शासक थे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिकंदर के गुरु का, तो जो सिकंदर के गुरु थे इनका नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और दोस्तों एक सिकंदर का सेनापति था जो सिकंदर का हमेशा साथ देता था युद्ध के समय। उस सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। ये दोस्तों सिकंदर के बारे में एक थोड़ा सा परिचय रहा। अब हम बात करते हैं सिकंदर के बारे में। दोस्तों सिकंदर का जन्म तो 356 बीसी में हो गया। सिकंदर 20 वर्ष की आयु में, जब सिकंदर 20 वर्ष का हुआ तो वो 20 वर्ष की आयु में मेसोडोनिया की गद्दी पर बैठा। और सिकंदर को बचपन से ही ना पूरा विश्व जीतने का मन कर रहा था। सिकंदर को विश्व विजेता कहा भी जाता है। उसके मन में एक अजीब आकांक्षा पैदा हो रही थी, वो सारे दुनिया पर राज करना चाहता था। सिकंदर पूरा विश्व को जीतना चाहता था। कहा भी गया है कि ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देख, अपने आप में एक बहुत बड़ा सिकंदर है। आखिर ये बातें क्यों कही जाती है? क्योंकि सिकंदर कभी अपने निजी दुखों से हार नहीं माना और उसने विश्व को जीतने के लिए मन में ठान ही लिया। तो दोस्तों सिकंदर जब 20 वर्ष की आयु में मेसोडोनिया की गद्दी पर बैठा तो उसने सबसे पहला आक्रमण ईरान में हकमनी साम्राज्य के शासक दारा तृतीय पर किया और उसे पराजित कर दिया। मैं आप लोग को यहां पे लिख देता हूं, सिकंदर 20 वर्ष की आयु में, सिकंदर 20 वर्ष की आयु में, सिकंदर 20 वर्ष की आयु में 336 बीसी में, 336 बीसी में मेसोडोनिया की गद्दी पर बैठा। मेसोडोनिया, मेसोडोनिया की, सॉरी दोस्तों गलत हो गया, मेसोडोनिया की गद्दी पर बैठा। मेसोडोनिया की गद्दी पर बैठा। सिकंदर विश्व को जीतना चाहता था। विश्व को जीतना चाहता था। सिकंदर विश्व को जीतना चाहता था। सिकंदर 334 बीसी में, 334 बीसी में ईरान पर
आक्रमण किया, ईरान पर आक्रमण किया, ईरान पर आक्रमण किया और वहां के हकमनी साम्राज्य के शासक, वहां के हकमनी साम्राज्य के शासक दारा तृतीय को पराजित किया, दारा तृतीय को पराजित किया, पराजित किया। तो इस प्रकार देखा जाता है कि सिकंदर जब ईरान पर आक्रमण किया और वहां के शासक दारा तृतीय को पराजित कर दिया, तब सिकंदर का मनोबल और बढ़ गया। अब उसने भारत की तरफ आने की योजना बनाई। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझा दूं कि सिकंदर भारत की ओर कैसे बढ़ रहा था। दोस्तों, ये हमारे भारत का उत्तरी हिस्सा है, हालांकि ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए आप लोग को बता देता हूं। भारत इस रास्ते से आ रहा था और यहां पर उस समय भारत का एक हिस्सा था जिसको तक्ष कहा जाता था। आज यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थित है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर सिकंदर तक्ष की ओर बढ़ा तो उस समय तक्ष का एक राजा थे जिनका नाम आम्भी था। सिकंदर ने तक्ष के सामने आक्रमण करने का प्रस्ताव भेजा तो आम्भी सिकंदर से डर करके आत्मसमर्पण कर दिए। इस प्रकार सिकंदर को यहाँ पर बिना युद्ध लड़े ही विजय की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जो तक्ष के राजा थे आम्भी, उन्होंने सिकंदर के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। अब यहां से सिकंदर तक्ष को जीतता हुआ भारत में प्रवेश किया और यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। उसमें पंजाब के शासक थे पोरस। पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध हुआ जिसे हाइड्रो स्पीच या झेलम बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस की हार हो जाती है और जब राजा पोरस की हार हो जाती है तो सिकंदर राजा पोरस को उसकी बहादुरी को देखते हुए उनका राज्य वापस लौटा देता है। पहले मैं आप लोग कितनी बातें लिख लूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कहानी की तरफ। कितनी बातें आप लोग समझ गए होंगे? 300 326 बीसी में सिकंदर 326 बीसी में सिकंदर भारत की तरफ बढ़ा, भारत की तरफ बढ़ा और तक्ष पहुंचा, तक्ष पहुंचा। उस समय तक्ष के शासक आम्भी थे, तक्ष के शासक आम्भी थे। आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस हिस्से से सिकंदर तो जीत ही लिया दोस्तों। अब ये भारत में आएगा पंजाब के पास और जहां पंजाब के राजा पोरस मिलेंगे इनको और पोरस के साथ झेलम बितस्ता का युद्ध होगा। ये बातें मैं आप लोग को स्पष्ट कर देता हूं। इसके बाद सिकंदर पंजाब पहुंचा तो पंजाब के शासक पोरस, पंजाब के शासक पोरस
और सिकंदर के बीच युद्ध हुई जिसे हाइड्रो स्पीच की लड़ाई या झेलम वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। झेलम वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस की हार होती है। राजा पोरस की हार हो जाती है। राजा पोरस की हार हो जाती है, लेकिन सिकंदर उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर उनका राज्य वापस लौटा देता है। उनका राज्य वापस लौटा देता है। उनका राज्य वापस लौटा देता है। यहां तक तो आप लोग समझ गए कि जब सिकंदर पंजाब के पास पहुंचा और पंजाब के राजा जो पोरस थे, तो पोरस और सिकंदर के बीच एक जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को हाइड्रो स्पीच की लड़ाई या झेलम वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस की हार हो जाती है, लेकिन पोरस बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था सिकंदर के साथ, तो सिकंदर उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य लौटा देता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि सिकंदर का लक्ष्य केवल पंजाब को जीतना ही नहीं था, बल्कि उसका तो मेन उद्देश्य था मगध को जीतना, जहां पर घनानंद का शासन चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब पंजाब से मगध आने के लिए बीच में एक नदी पार करनी पड़ती है, जिस नदी का नाम है ब्यास नदी। उस समय ब्यास नदी में काफी पानी उफान मार रही थी और ब्यास नदी के पास एक अफवाह फैलाई गई थी कि जो भी इस नदी को पार करेगा उसकी मौत हो जाती है। बस यही अफवाह के कारण सिकंदर की सेना उस नदी को पार नहीं कर पाई। हालांकि यह एक अफवाह मात्र था कि जो उस नदी को पार करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि उस नदी में एक दैवीय शक्ति काम करती थी। ऐसा सही नहीं है, लेकिन मात्र अफवाह फैलाया गया था ताकि सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाए, और यही अफवाह से सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई और सिकंदर मगध नहीं आ पाया। इस बीच दोस्तों सिकंदर भारत में कुल 19 महीना रहा, और 19 महीना रहा तो भारत में 2 शहर बसाया। एक का नाम था निकैया नगर और दूसरे का नाम था बुफा केला। उसके बाद दोस्तों सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हो जाती है। सिकंदर की सेना एक अफवाह के कारण ब्यास नदी को पार नहीं कर पाती है। ब्यास नदी को पार नहीं कर पाती है, पार नहीं कर पाती है। इसलिए सिकंदर मगध पर आक्रमण नहीं कर पाया। सिकंदर मगध पर आक्रमण नहीं कर पाया। मगध पर आक्रमण नहीं कर पाया। सिकंदर भारत में कुल 19 वर्षों तक रहा। भारत में कुल 19 वर्षों तक रहा तथा भारत में 2 शहर बसाया।
भारत में 2 शहर बसाया, भारत में 2 शहर बसाया। पहला निकैया नगर और दूसरा बुफा केला। सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में, 323 बीसी में बेबीलोन में हो गई, बेबीलोन में हो गई। दोस्तों जब सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई, तब सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, ये मगध की तरफ आक्रमण करने के लिए आएगा। उस समय जो मगध का शासक होगा उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।